मॉर्निंग इंडिया। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए स्पेशल सेशन ले रहा हूं एसएससी सीजीएल और सीपीओ के लिए। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप, जिसको कहा जाता है साझेदारी। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन बहुत ही आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है। अगर आप पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आज के बाद ये चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग और जहन में बैठ जाएगा। मैं उम्मीद आपसे यही करूँगा कि आप इस वीडियो को पहले शेयर कर दें और दिल से लाइक कर दें, क्योंकि आने वाला जो समय है हम फोकस होकर प्रिपरेशन पर ध्यान देने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाएँ, प्लीज़ कीप शेयरिंग और कीप लविंग। चलते हैं चीज़ों को आगे की तरफ लेके। तो साथ के साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट अगर कोई भी रेलवे की तैयारी आप में से कर रहा हो तो उसके लिए YouTube पे एक क्लास लेकर आ रहा हूँ, यानी कि सोमवार से 12:30 बजे सुबह में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर मेंसुरेशन 2D। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा कि आप ये पता लगा पाओगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके मेंसुरेशन में पूछे जा रहे हैं। साथ के साथ में अब एसएससी की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। हमारा कंप्लीट बैच भी आ रहा है 15 नवंबर से। वाईफाई एसएससी आप रेफरल कोड लगाएंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए तो चलता हूँ चीज़ों की तरफ। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब समझते हो क्या? अगर मान के चलो कोई आदमी है, कोई इंसान है, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते। अगर मान के चलिए ए है, कोई ए, इसका बिजनेस है, इसने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में व्यापार में कोई पैसा लगाया, किसी भी चीज़ में पैसा लगाया, तो क्या कभी अकेला पार्टनर हो सकता है क्या? अकेला तो पार्टनर हो ही नहीं सकता ना। हमेशा पार्टनरशिप के लिए कोई 2 जने होने चाहिए। तो मैंने ए और बी 2 जने ले लिए, दो आदमी ले लिए, दो मेंबर ले लिए, कुछ भी मान लीजिए आप, कोई भी, है ना। अब पार्टनरशिप जो होती है वो किस तरह से होती है, यानी कि पार्टनरशिप का मेन मोटिव क्या होता है? पार्टनरशिप का मेन मोटिव होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप कैपिटल को इन्वेस्ट करोगे। कैपिटल मतलब पूंजी बोलते हैं, आप जानते हैं ना, जो भी टर्म होती है वो पूंजी कैपिटल की टर्म में होती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप निवेश करोगे। और दूसरा मोटिव क्या होता है इसका? पहला मोटिव इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा मोटिव होता है कि हम इस इन्वेस्टमेंट को अगर कर रहे हैं, तो हमारा दूसरा मोटिव ये होना चाहिए कि हम इस इन्वेस्टमेंट को आगे तक ले जाएं, यानी कि प्रॉफिटेबल बनाएं, यानी कि लाभ का बंटवारा करें। तो यही तो होता है। अगर पार्टनरशिप ही नहीं होती तो फिर लाभ का बंटवारे का केस क्यों आता? अकेला बंदा बिजनेस चलाता, अकेले बंदे से काम हो जाता। यहाँ पर मेजर 2 कंसर्न आपके सामने आएंगे कि आप प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, साथ के साथ आपने क्या कैपिटल इन्वेस्ट किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तभी पार्टनरशिप आपको पार्टनरशिप तभी आपको समझ में आएगी अगर आप इन दोनों चीज़ों को समझते हो। तो चीज़ें क्लियर है सबको? जल्दी से मुझे बता दो। एक एक चीज़ आज क्लियर करूँगा आपको, है ना। एक एक चीज़ आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ और हर एक चीज़ आपको मैं समझाने भी वाला हूँ और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए, तो आपके लिए कहा जाता है कि भाई ए है और बी है। ए ने 5,000 रुपये लगाए, बी ने आपके 7,000 रुपये लगाए, यानी कि ये ए का कैपिटल है, यानी कि ए का इन्वेस्टमेंट है।
5,000 रुपीज़। ये बी का इन्वेस्टमेंट है 7,000 रुपीज़। अब बात ये आती है भाई साहब कि अगर मुझे टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा गया, आपसे बोला गया है क्या कि ए और बी ने कितने समय के लिए लगाया? नहीं। तो आपसे एक चीज़ मैं यहाँ नोट डाल के लिख देता हूँ, अगर टाइम के बारे में कुछ ना कहा जाए अगर टाइम के बारे में कुछ ना कहा जाए तो जो आपका लाभ होता है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट होता है, वो इन्वेस्टमेंट के ही प्रपोर्शन में होता है। यानी कि जो आपका लाभ का अनुपात होगा, यानी कि जो लाभ का अनुपात होगा वो आपके निवेश के अनुपात में बांटा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। आज के बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बस पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें पढ़ाने वाला हूं और मज़े से पढ़ाने वाला हूं कि अगर आपके टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब दोनों जो भी पार्टनर हैं वो एक साथ व्यवसाय में जुड़े हैं और एक साथ ही व्यवसाय को ख़त्म करेंगे। यानी कि मैं अगर यहाँ पर टाइम के बारे में ये भी लिख देता हूँ ना कि 2 साल के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, 2 ईयर के अंत में, तो भी जो मेरा रेशो होगा वो क्या रहेगा? प्रॉफिट का रेशो भी मेरा क्या रहेगा? 5:7 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मेरे को ये नहीं बोला गया कि कोई इतने टाइम के लिए रहा गया है, कोई ए इतने टाइम के लिए है, बी इतने टाइम के लिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। हालांकि यहां लिख दिया 2 साल के एंड में, यानी कि 2 साल के एंड में, यानी कि दोनों ने 2-2 साल काम किया है, तो फर्क नहीं पड़ता ना। टाइम कांस्टेंट है दोनों के काम करने का, तो फर्क नहीं पड़ता ना भाई, तो फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो आपका प्रॉफिट का रेशो है वही आपके इन्वेस्टमेंट का रेशो है, जो आपके प्रॉफिट का रेशो है वही आपके इन्वेस्टमेंट का रेशो है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 साल के बाद आपका प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना है? 14,400 रुपया है, मैंने बोल दिया। यानी कि 2 साल के बाद जो आपका प्रॉफिट है 14,400 है। तो आप मुझे बताइए ए का क्या हिस्सा होगा और बी का क्या होगा? प्रॉफिट में ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? टेल मी, जल्दी से बताइए। प्रॉफिट में ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? एक एक चीज क्लियर करेंगे, है ना। आज के बाद आपके जो डाउट्स है ना वो सारे खत्म कर दूंगा। चलो एक बार बताइए आप मुझे, अगर 2 साल के बाद मेरा 14,400 रुपए दे रखा है, दैट इज द प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा? टाइम तो कांस्टेंट है, 2 साल तक दोनों ने काम किया है, यानी कि टाइम तो आएगा ही नहीं। बटेगा तो इन्वेस्टमेंट के रेशो में, यानी कि 5:7 में। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि 12 रेशो, यानी कि टोटल प्रॉफिट मेरा 14,400 के बराबर है, तो एक रेशो बराबर 1200 आ गया, एक रेशो बराबर 1200 रुपए आ गया। एक रेशो बराबर अगर 1200 आ गया तो ए का प्रॉफिट कितना था? 5 रेशो। एक रेशो बराबर अगर 1200 है तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा 6,000 और बी का प्रॉफिट हो जाएगा 8,400। तो दैट इज द लॉजिक, और ऐसे हम बांटा करते हैं। यानी कि बांटना भी आपको आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको आना चाहिए, रेशो भी आपको आना चाहिए, अन्यथा आप नहीं कर पाते ऐसे प्रश्नों को, अगर रेशो नहीं आता तो। ठीक है, अब आगे चलता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट जरूरी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। चले फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन आपके सामने देता हूं कि किसी बिजनेस में 3 पार्टनर हैं ए बी सी। अभी मैंने सभी क्वेश्चंस में जो भी लेके आ रहा हूं उसमें मैंने टाइम कांस्टेंट रखा है आपके लिए, यानी कि अभी मैं टाइम को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवा रहा। यानी कि जो भी मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको उसमें टाइम के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। टाइम अगर नहीं है तो पूंजी के रेशो में सब कुछ बटेगा, और जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा वही प्रॉफिट के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। मान के चलिए ए बी सी 3 पार्टनर है। ए बी सी आपके क्या है? 3 पार्टनर है। ए ने 45,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है। बी ने 90,000 रुपए लगाए हैं
सी ने आपके 60,000 रुपए लगाए हैं, यानी कि ये तीनों का क्या है, कैपिटल लगाया हुआ है बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में। अब आपसे बोला गया है 5 ईयर के एंड में, 5 ईयर के एंड में, 5 साल के अंत में, 5 साल के अंत में टोटल जो प्रॉफिट दे रखा है ना, टोटल जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 21,000 रुपया। कितना दे रखा है? 21,000 रुपया। तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि ए बी सी का क्या कैसे कैसे बटेगा, यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए कि 21,000 रुपये को मैं कैसे बांटूं इन तीनों में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं। टेल मी, जल्दी से बताएं। मेरी है ठीक है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? आप सिंपल से एक लॉजिक जानते हैं मेरे दोस्तों कि अगर मैं इसको रेशो बनाना चाहूं इसका, तो रेशो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, हमेशा जो कॉमन जीरोज होती है ना वो काट लिया करो। 15 से काटा मैंने, 15 चौके 60, 15 छेगी 90, 15 तिया 45। यहाँ मेरा रेशो आ गया 3:6:4। दैट इज माई इन्वेस्टमेंट रेशो। अब आपको लग रहा होगा इतना आसान रेशो निकालना होता है, नहीं, रेशो में ही तो आपको फंसाएगा वो। अभी देखना, धीरे धीरे आपकी परीक्षाएं थोड़ी कठिन होती जाएंगी और यहाँ मैं आपके सामने ही प्रश्न करवाऊंगा आपसे, ठीक है? अभी आप देखना। तो मैंने देखा 364 इन्वेस्टमेंट का रेशो है ये, और यही तो प्रॉफिट का रेशो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। सर लिख तो नहीं रहा 5 साल के अंत में, क्या कभी ऐसा बोला गया है कि ए आया बी चला गया? ना। तो अगर 5 साल के अंत में बोला है तो यहां पे अगर मैं 5-5 साल का गुणा भी कर दूं ना तो कट जाएगा, इसलिए टाइम कांस्टेंट मानता हूं। ऐसा लिखा भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, आप डायरेक्टली अपने इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालोगे, वही प्रॉफिट का रेशो होगा। यानी कि कितना आ गया ये आपका कितना निकल कर आ गया, ठीक है? तो 364 निकल कर आ गया, ठीक है? तो यहां पर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया ये आप ऐसा कर लीजिए, ये निकल के आ रहा है टोटल प्रॉफिट, तो ये हो रहा है ना, तो ऐसा कर लेता हूं इसको, टोटल प्रॉफिट ऑफ सी दे देता हूं, टोटल प्रॉफिट ऑफ सी, ठीक है ना? अब निकाल लो, चलो ए और बी का निकाल लो, है ना? ऐसा कर लेता हूं, फिर वो कटेगा नहीं ना, दिक्कत आ जाएगी। तो यहां पर मैंने देखा सम ऑफ कितना आ गया, सम ऑफ रेशो 13 रेशो, तो 13 रेशो तो आ गया, लेकिन 13 रेशो से मुझे कोई मतलब है क्या? 13 रेशो से मुझे मतलब है क्या? बात समझो ना, बात को क्लियर कर लो ना पहले ही। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 5 साल के अंत में सी का टोटल प्रॉफिट दे रखा है 21,000, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं सी का अगर मुझे दे रखा है, सी का क्यों यार, इसका मानते ए का, आई एम सो सॉरी, है ना, ए का मान लेते हैं जिससे कि कट जाएगा, है ना? कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ए का मान लेते हैं, अब आप बी सी का निकाल लीजिए, ठीक है? ए का मान लेते हैं, तो ए का मानोगे तो 3 रेशो बराबर हो गया। 3 रेशो बराबर अगर आपका 21K दे रखा है तो 1 रेशो बराबर आपका 7K हो जाएगा। 1 रेशो बराबर 7K हो जाएगा तो बी का कितना हो जाएगा, 6 × 7, और सी का कितना हो जाएगा, 4 × 7। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो और निकाल सकते हो। मेरी बात क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से बता दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई टेंशन नहीं है, डिवाइड नहीं हुआ, मैंने एक वो मैं देखा था 3 का, है ना, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, समझ में आ रहा है? अगर ए का दे रखा था तो ए के रेशो के बराबर किया, यानी कि 3 रेशो 21,000 के बराबर कर दिया, तो 1 रेशो बराबर 7,000 आ गया। तो क्या मैं बी और सी का निकाल सकता हूं? जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। 1 रेशो बराबर अगर 7,000 है तो 6 रेशो बराबर 42,000 और 4 रेशो बराबर 28,000, 28,000। सबको क्लियर हो गया? यहां तक कोई समस्या? शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर चल रहा हूं और आगे बहुत ही अच्छे रेशोज में आपको बताऊंगा। चलिए, अब अगला टाइप कैसा आता है, अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा आपके सामने? नेक्स्ट टाइप टू टाइप, ठीक है, ठीक है, टाइप टू टाइप चीजें चलेंगे और टाइप टू टाइप चीजें पढ़ेंगे। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया, ए बी से 7,000 रुपये, ए बी से 7,000 रुपये ज्यादा पूंजी लगाता है। यानी कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया भाई, इस तरह से मैंने एक चीज आपके सामने दी है कि ए बी से 7,000 मोर पूंजी लगाता है ना,
ए इन्वेस्ट 7,000 रुपीज मोर देन बी। ठीक है, सी ए से 6,000 रुपीज अधिक लगाता है, ठीक है, यानी कि जो है ना सी है ना, सी इन्वेस्ट 6,000 रुपीज मोर देन ए, है ना। सी ए से 6,000 रुपये ज़्यादा लगाता है। अगर आपसे बोला जाए कि तीनों का टोटल व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट इतना है, ए प्लस बी प्लस सी 47,000 है, तीनों का मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी 47,000 रुपया है तीनों का, है ना। बताता हूँ राहुल, ऐसा होगा नहीं ना कटे, ठीक है ना, आप परेशान मत हो, इतने सारे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना, नहीं ऐसा होगा नहीं, ना कटे, और नहीं कटेगा तो किसी का भी नहीं कटेगा, ऐसा नहीं कि आपका ही नहीं कटेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है तीनों का मिलाकर 47,000 रुपया, टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 47,000 रुपया। तो चलिए यहाँ तक आपके सामने सारी चीज़ें स्पष्ट है, हर चीज़ क्लियर हो रही है। आपसे बोला गया है एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में प्रॉफिट दे रखा है आपको, वर्ष के अंत में क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना, 28,200 रुपया। चलो अब आप मुझे ए बी सी निकालो कि ए बी सी का इन्वेस्टमेंट कितना है, निकाल के बताओ। सभी स्टूडेंट निकाल के बताएंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, चीज़ों को समझना है और आंसर निकालना है। मैंने हर एक चीज़ लिखी हुई है कि ए बी से 7,000 रुपये ज़्यादा लगाता है, ए इन्वेस्ट 7,000 रुपीज़ मोर देन बी, सी ए से 6,000 रुपये ज़्यादा लगाता है, सी इन्वेस्ट 6,000 मोर देन ए। अगर तीनों मिलाकर 47,000 रुपये लगाते हैं और साल के अंत में इतना प्रॉफिट होता है, तो आपको ए बी सी का इन्वेस्टमेंट बताना है कितना कितना होगा। तो मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, अरेंज करके दीजिएगा, है ना, अरेंज करके दीजिएगा। 16, 9 और 22 किसका आया, पूजा कुमारी, वेरी गुड पूजा, बहुत बढ़िया। शुभम अरेंज करके देना, प्रशांत तिवारी ने भी अरेंज करके दिया है। 16, 9 और 22, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, आप परेशान हो जाते हैं अक्सर, अलग टाइप है, देखिए ना, टाइप देखिए, एक एक टाइप है, यहाँ पर अभी टाइम का कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट है ना उसी के बिहाफ पर क्वेश्चन घूम रहा है। देखो टाइम का कुछ भी खेल नहीं किया अभी तक, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर क्वेश्चन घूम रहा है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। ए बी से 7,000 रुपये ज़्यादा और सी ए से 6,000 रुपये ज़्यादा। आप मुझे बताइए इसमें आप किसको मान लेंगे, किसके कैपिटल को, ए बी सी में से आप किसके कैपिटल को सपोज करें माने एक्स, कि अपना काम आसान हो जाए, बताइए। आप ए बी सी में से किसके कैपिटल को एक्स माने कि काम आसान हो जाए। तो मैं हमेशा से एक चीज में दिमाग रखने की कोशिश करता हूं कि अगर आप ये मान लेते हो कि भैया ए का कनेक्शन सी से है ना, यानी कि आप बी को खत्म कर लो यहीं की यहीं, यानी कि मान लिया कि बी ने आपका एक्स रुपए इन्वेस्ट किया, मान लिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो ए कितना करेगा, ए बी से 7,000 रुपये अधिक है, तो एक्स प्लस 7 के करेगा, 7,000 होता है ना, ठीक है। मैं के में लिख रहा हूं, आप परेशान मत होना कि सर 0 0 कहाँ गया, के मतलब 1000 ही होता है, ठीक है। अब सी कितना करेगा, फिर सी ए से 6,000 रुपये, तो ए का ये है तो सी का हो जाएगा 6,000 रुपये, और 7 और 6 13। तो क्या बोल रखा है हमें, ए बी सी तीनों का इन्वेस्टमेंट 47,000 रुपये है, यानी कि मैंने देखा 3x प्लस 20,000 बराबर 47,000, 3x बराबर 27,000, x बराबर 9,000, यानी कि मुझे पता लग चुका है कि x आपका क्या है, 9,000 है, x आपका क्या है, 9,000 है। अब एक एक चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपने तो अभी रेशो निकाला है, मैंने प्रॉफिट पूछा है, आपने तो रेशो सही निकाला था,
मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात क्लियर हो रही है? ये तो आपका इन्वेस्टमेंट निकला है, मैंने तो प्रॉफिट भी तो डिस्ट्रीब्यूट करवाया था मेरे प्यारे भाइयों। तो दिमाग से खेलना सीखो हमेशा। यहाँ x बराबर 9 के आ गया, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ b का हो जाएगा 9000, a का हो जाएगा 16000, मैं इसको और कलर में कर देता हूँ, b का हो जाएगा 9000, a का हो जाएगा 16000 और c का हो जाएगा कितना 22000। क्लियर हो गया? तो क्या मैं ए बी सी का इन्वेस्टमेंट लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। ए बी सी का इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ए बी सी का जो इन्वेस्टमेंट अभी हमने निकाला वो कितना आ गया? आप देख सकते हैं, ए का 16, बी का 9, सी का 22। ये अभी तो इन्वेस्टमेंट का रेशो आया है, ये अभी तो इन्वेस्टमेंट का रेशो आया है। मैंने आपसे क्या पूछा है ये आपको पता है ना? मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था कि भैया लाभ निकालो, तो आपको ये सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। आप ये थोड़ी ना है कि यहीं खत्म हो गया क्वेश्चन। 25 और 22 कितना होता है? 47 रेशो बराबर 28,200, यानी कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशो है उसे वही प्रॉफिट का रेशो होगा, और प्रॉफिट इतना टोटल है 47, वही तो आपके बराबर दे रखा है। यानी कि एक रेशो बराबर कितना आ रहा है? मैं देख रहा हूँ ये करीबन चला जाएगा हमारे पास 6 बार, क्योंकि 6 चौके 24 के करीब हो रहा है, 5 6 हाँ 6 बार चला जाएगा, यानी कि 600 आ गया एक रेशो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9600, 5400 और 13,200 रुपया। क्लियर हो रहा है? सब बताइएगा। 6 दूनी 12, हाँ 13,200। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? शॉर्टकट मेथड कैसे बनेगा? ये शॉर्टकट ही तो है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप अलग है। जब आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें एक टाइप ये होता है कि पूंजी आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा, इन्वेस्टमेंट आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये एडवांस टाइप है जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? ये टाइप के मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, आप परेशान मत होइए। ये जस्ट ए प्रैक्टिस, यानी कि अगर आप एक बार इस टाइप को सीख लेंगे तो आने वाले समय में आप ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे। इसलिए मैंने आराम आराम से समझाया है। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा लग रहा है दिल से लाइक करिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। मुझे पता है नेट नहीं चल रहा आज, लेकिन फिर भी आप शेयर करिए, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी नेक्स्ट टाइप पे चलें, अभी नेक्स्ट टाइप पे चलें, अच्छा लगेगा। देखो और भी अच्छे से क्लियर करूंगा, है ना? नेक्स्ट टाइप चलते हैं। नेक्स्ट टाइप मैं क्वेश्चन कराऊंगा इन पे, अभी क्वेश्चन दूंगा आपको, होमवर्क में भी बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? होमवर्क में भी बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? चलिए, हाँ सब में आएगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में आने वाला है। और इसी वजह से मैं अपना बेसिक कोर्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ एसएससी में, है ना? आप बेफिक्र रहिए, है ना? जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार और देख लेना। मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ चल रहा हूँ। अगर मान के चलिए आपको रेशो ऐसा दे दिया ए बी सी, इसका इन्वेस्टमेंट ऐसे रेशो में दे दिया, ये इन्वेस्टमेंट दे दिया। टाइम के बारे में अभी कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने टाइम अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, और मैंने आपसे बोल दिया कि भैया आपके ए का प्रॉफिट कितना है। आपके जो ए का प्रॉफिट है वो आपका 21,000 रुपया है। तो आप मुझे बताइए सारी चीजें, बी और सी का प्रॉफिट कितना होगा ये बता दो पहले। अगर ऐसा आ गया तो इन्वेस्टमेंट, अब ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है, यानी कि ये जो रेशो है ये सही रेशो नहीं है। आपको रेशो भी तो सही बनाना आना चाहिए। अगर आप रेशो ही सही नहीं बना पाओगे तो कैसे करोगे बताओ? तो इसका एक्चुअल रेशो बनाओ पहले। तो कैसे बनाते हैं सर? जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या लोगे? 30 ले लीजिए। ऐसा क्यों लेते हैं मैं बताऊंगा, है ना? परेशान मत हो ना कि ऐसा सर कैसे ले लेते हैं, मैं बताऊंगा। हर एक चीज का लॉजिक होता है, वो मैं आपके क्लियर करूंगा, आप परेशान मत हो। तो 30 ले लिया। अब यहां आप 2 का भाग दोगे, 15 आया, 15 × 7 करोगे, कितना आ जाएगा? 105 रेशो। 3 का भाग दोगे ये हो जाएगा 40, 5 का भाग दोगे ये हो जाएगा 36। यानी कि ये आपका क्या आ गया? इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल रेशो आ गया। ये नेक्स्ट टाइप हो जाता है आपका, जहां पर आपको रेशो सही नहीं दिएगा। एग्जामिनर आपसे चाहेगा कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके सामने रेशो भी निकल के आ गया। अब
रेशो निकल कर आ गया तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ए का प्रॉफिट गिवन है, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि 105 रेशो बराबर आपको 21,000 दे रखा है। तो क्या यहां से आप एक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां मैं जानता हूं ये गया 5 बार और ये हो जाएगा 200 बार, यानी कि एक रेशो बराबर आपका 200 रुपया आ गया। एक रेशो बराबर आपका अगर 200 आ गया तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 8,000, क्योंकि 40 रेशो का मैं गुणा करूंगा 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8,000। और सी का रेशो कितना आ जाएगा? 72,000। यानी कि जो प्रॉफिट आ गया ये आ गया इस तरह से, ये बी और सी का प्रॉफिट आपके सामने आ गया। ठीक है, तो क्या आप अगले टाइप को भी सीख चुके हैं? आपको कोई परेशानी तो नहीं आई है ना? आप सारी चीज़ें क्लियर कर पा रहे हो ना? और नेक्स्ट टाइप इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं आपसे बस यही उम्मीद करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लो बस, उसके बाद तो आप बांट ही लोगे पैसा। चलो अगर मैं आपसे पूछ लेता कि भैया इस क्वेश्चन में मैं पूछता कि ये बता दो मुझे कि ए बी का इन्वेस्टमेंट, बी का प्रॉफिट सी के प्रॉफिट से, बी का प्रॉफिट सी के प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है, यानी कि डिफरेंस पूछता मैं अगर दोनों के प्रॉफिट का, तो कैसे निकालते आप? बी के प्रॉफिट और सी के प्रॉफिट का अगर मैं डिफरेंस पूछता तो कैसे निकालते? बताइए सभी लोग बताइए। सर सिंपल है, हमेशा रेशो का डिफरेंस निकालो। रेशो का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4, यानी कि बस आपका आंसर कितना आता? एक रेशो बराबर अगर आपका कितना था? 200 था ना, तो आपका आंसर आ जाता 800। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर मैं पूछता, चलो भाई मुझे ये बताओ ए के प्रॉफिट और सी के प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, तो आप हमेशा गुणा मत करो पहले फिर घटाओ मत, आप रेशो का डिफरेंस निकालो। रेशो का डिफरेंस कितना आ रहा है वो फाइंड आउट कर लो पहले। यानी कि अगर मान के चलिए 35 होता, मान के चलो ये 35 होता तो मैं इसमें से इसको काट देता, 70 आ जाता, लेकिन ये 35 नहीं है, 36 है। यानी कि आपको क्या होगा? 70 नहीं आएगा, 69 आएगा इंटू 200। हमेशा आप क्या करें? डिफरेंस रेशो का निकालें, जिससे कि आपका काम और आसान हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने ए और सी का पूछा था। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलूं, आपके लिए अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं मैं आपसे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। देखो हर टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। चलो इसका एक रेशो और बना के दिखाओ मुझे आप, इसका एक रेशो और बना के दिखाओ। एक रेशो और बना के दिखाएंगे फटाफट से। अगर मैंने मान के चलिए इन्वेस्टमेंट आपको इस रेशो में दे दिया तो 2/3, 3/5 और 1/2। तो जल्दी से मुझे बताइए कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या होगा? ये सही थोड़ी ना है, इसको सही तरीके से बनाओ पहले। बताइए कम ऑन जल्दी से, और शेयर करिए वीडियो को, और अच्छे से लाइक भी करते रहिए, प्यार बांटते रहिए, बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए अच्छे से अच्छा। गलतियां यही होती हैं, आप रेशो तो निकालना सीखो पहले। दूसरा टाइप भी आता है, वो भी करवाता हूँ है ना, जिससे कि दिक्कत ना आए। तो कैसे निकालोगे इन्वेस्ट? अगर मैं इस तरह से रेशो देता हूँ इन्वेस्टमेंट का रेशो कैसे निकालोगे? एलसीएम ले लोगे आप 30। अगर आपने एलसीएम 30 ले लिया तो 3 का भाग दोगे इसमें, 10 दूनी 20, 5 का भाग दोगे 6 3 18, 2 का भाग दोगे 15। ये मेरा रेशो आ गया 20 18 15, 20 18 15। ये ज़रूरी होता है। इसके बाद आप क्वेश्चन यूँ ही कर सकते हो, क्योंकि टाइम के बारे में तो डिस्कस कर ही नहीं रहा अभी मैं, क्योंकि टाइम तो अभी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है, अब आया कहते सर ऐसे क्यों करते हो आप? देखो भाई, हम इसलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का मतलब ये होता है कि नीचे डिनोमिनेटर को बराबर कर दो। तो आप ये बताओ कि मैं ऐसी क्या संख्या गुणा करूं कि तीनों बराबर हो जाएं? तो इसमें मुझे करना पड़ेगा 10 का गुणा, इसमें मुझे करना पड़ेगा 6 का गुणा, और इसमें मुझे करना पड़ेगा किसका? 15 का गुणा। यही होता है बस, इसी वजह से हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है कि आप डिनोमिनेटर को बराबर कर लो, डिनोमिनेटर को बराबर कर लो, इसी वजह से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आसान काम बता देते हैं आपको, वरना एक्चुअल प्रोसेस इसके पीछे क्या है कि आप डिनोमिनेटर को अगर बराबर कर ले होते हो ना, तो ये तो कट गया, तो आया क्या? 20 18 और 15। देखो इसी वजह से ऐसा होता है। समझ में आ गया आपको? ये समझ में आया क्यों होता है ऐसा, पता होना चाहिए।
क्लियर है? चलिए, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट कैसा बन जाएगा आपके सामने, नेक्स्ट रेशो। अब इस पे क्वेश्चन कैसे दे देगा, मान के चलो ऐसे दे देगा आपसे कि भाई साहब बी और सी के जो प्रॉफिट का डिफरेंस है, प्रॉफिट ऑफ बी और सी के जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो आपको दे दिया इसने कितना, 18,000 रुपया। तो आप मुझे बताइए कि ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा। सेकंडों में कर लोगे ना, जल्दी से बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में घुमा फिरा के। चलो, बी और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस आपको 18,000 रुपया दे दिया, 18,000 रुपया, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, यानी कि 3 रेशो, बी और सी का डिफरेंस कितना है, 3 रेशो बराबर आपका अगर 18,000 दे दिया तो 1 रेशो बराबर आपका 6,000 हो गया। 1 रेशो बराबर अगर 6,000 हो गया, हमसे पूछा ए और सी का, तो कितना है 5 रेशो, तो 5 इंटू 6,000, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। खत्म काम, 30,000 आ जाएगा। तो आप फटाफट से रेशो निकाल के तुरंत मल्टीप्लाई करके आप किसी भी क्वेश्चन को कैसा भी सॉल्व कर सकते हो। ये तरीका होता है। अभी मैंने टाइम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया क्योंकि टाइम आएगा तो फिर ऑल कंडीशन हो जाएंगी, लेकिन अब परेशान ना होना, पहले इन चीज़ों को सीखिए जिससे कि आप चीज़ों को और बेहतर बना पाओ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस तरीके से हो जाएगा, मान के चलिए आपसे बोलेगा कि ए कोई इन्वेस्टमेंट है ना, जो कोई इन्वेस्टमेंट 4 गुना है ए के कैपिटल का, यानी कि ए की पूंजी का 4 गुना बराबर है, ए की पूंजी का 4 गुना बराबर है 6 की बी की पूंजी के, है ना, बी की पूंजी के 6 गुने के, और बराबर है सी की पूंजी के 10 गुने के। तो आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके फॉर्मेट बन जाता है, ये टाइप अलग है, ये अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट का आ जाएगा, तो कैसे करोगे। यही तो होती है ना दिक्कत, सच बताना। आज तक आपको जो दिक्कत होने लगी थी, यही तो होने लगी थी कि हम तुरंत इन्वेस्टमेंट का रेशो नहीं निकाल पाते। हमेशा वो पैसे इन्वेस्ट करके नहीं देगा, ऐसे दे सकता है, इस तरह से रेशो बनाना हो सकता है, इस तरह से रेशो बनाना हो सकता है, इस तरह से बनाना हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के रेशो बनाने होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब जैसे ये दे दिया, अब इसमें मुझे बताओ कि तीनों के इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। बस काम इन्वेस्टमेंट का रेशो ही तो निकालना है, क्योंकि जब अगर इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लिया तो काम आसान हो गया। सर इसमें क्या करते हैं बताइए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो आपको फिर से दिमाग ठंडा रखना है और ये सोचना है कि ये 4 आया है, ये 6 आया है और ये 10 आया है। जो आगे आया है ना, आपको उसका एलसीएम ले लेना है। सेम काम करना है, फिर से तरीका बता रहा हूँ, दिमाग में बैठा लो। एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम क्या लूँगा इसका बताओ आप मुझे। मैं इसका एलसीएम क्या लूँ कि एक ऐसी संख्या ले लेता हूँ जिसमें आ जाए 4 आ जाए, 12 आ जाए और 10 आ जाए, यानी कि क्या मैं ले सकता हूँ 60। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, 60 ले सकते हो आप। एक ऐसी संख्या ले लीजिए जो 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। तो जैसे ही आप 4 से एलसीएम में डिवाइड करोगे ना, तो ए का रेशो निकल कर आ जाएगा 15। बी का कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो बी का आ जाएगा 10, और 10 का डिवाइड करोगे तो 6, यानी कि दैट इज द रेशो बिहाइंड दिस। ये असली इन्वेस्टमेंट का रेशो है, ये असली रेशो है। दिया ऐसे था लेकिन आपको निकालना ऐसे करके ही है आंसर। आप और कोई तरीके से आंसर ऐसे नहीं निकाल सकते चुटकियों में। मेरी बात आपके दिमाग में आ गई है, डायरेक्टली करना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, क्वेश्चन आपको बोल देगा, क्वेश्चन कैसे बोलेगा, क्वेश्चन बोल देगा भैया कि ए और बी के जो प्रॉफिट का, ए और बी के जो प्रॉफिट है और बी और सी के जो प्रॉफिट है। मेरी बात समझना, क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो। ए और बी के जो प्रॉफिट है और बी और सी के जो प्रॉफिट है उसका डिफरेंस आपको दे देगा कितना। शानदार क्वेश्चन बनाता हूं, एग्जामिनर भी ऐसे ही बनाएगा। वो कैसे सोचता है, उसके पास कुछ अलग दिमाग थोड़ी ना है, वो भी तो यही करेगा कि ए और बी के प्रॉफिट और बी और सी के प्रॉफिट का अंतर आपको दे देगा। जैसे कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं, है ना, 27,000 दे दिया। तो मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे ए का प्रॉफिट बता दो। देखो क्वेश्चन कितना शानदार बन गया। अब अपना दिमाग लगाइए, आप
लगाओ दिमाग। मैं चाहता हूं कि आप हर, ये एक लैंग्वेज में लिखा जाता, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट डेटा में दिया है कि आपसे ये बोला गया है कि ए और बी के द्वारा जो प्रॉफिट प्राप्त किया गया है उसका कंबाइंड प्रॉफिट माइनस बी और सी के द्वारा जो प्रॉफिट प्राप्त किया गया है उसका आपसे बोला गया है कि क्या, ये दे दीजिए आप 27,000 दे रखा है। तो आप दो तरीके से दिमाग लगा सकते हो कि या तो मैं इन दोनों को रेशो को जोड़ लूं, या फिर आप देखो ना बी से तो बी कट ही गया, यानी कि ये है क्या, ये ए और सी के रेशो का अंतर ही तो है, केवल ए और सी के रेशो का अंतर, यानी कि 9, यानी कि 9 रेशो बराबर अगर आपका 27,000 है तो 1 रेशो बराबर आपका 3,000 आ गया, और 15 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 45,000। ये आपका आंसर आ गया 45,000। मजा आया? तो क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ मरोड़ के एग्जामिनर आपके सामने रख सकता है, लेकिन सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कि आप इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लो। उसके बाद क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही है? जिस कंसेप्ट तक मैं लेके जाना चाह रहा हूं आप पहुंच रहे हो ना, और अच्छा लग रहा है ना, तो दिल से लाइक भी करते रहा करो, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अभी कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अब शानदार कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना जा रहा हूं, मजा आ जाएगा, ये गारंटी है। चलो अब हर चीज बता दी तो ये भी देख लीजिए। सर अगर ऐसा आ गया तो इन्वेस्टमेंट का रेशो कैसे निकालेंगे? अब यहां से आप पता है रेशो भी कवर कर रहे हो कि आप रेशो भी अगर ऐसा आ गया तो कैसे निकालोगे, यानी कि ये वाला टाइप का अगर इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया आपके कि ए की पूंजी का 1/3, बी की कैपिटल का 1/4 और सी की कैपिटल का 1/5 बराबर है, तो ए बी सी का रेशो बताइए। पहले बता दीजिए, क्वेश्चन में बना दूंगा आपके सामने। हर चीज एग्जामिनर ऐसे ही करता है, वो क्वेश्चन रखेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो क्या मैं यहां दिमाग लगा सकता हूं? सर बात तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कोई तरीका? हमेशा तरीका होता है, हर चीज का तरीका होता है। आप इसको उल्टा कर दीजिए बस, यानी कि आप इसको उल्टा करेंगे तो 3 आ गया, आप इसको उल्टा करेंगे तो 4 आ गया, आप इसको उल्टा करेंगे तो 5 आ गया, यही इसका रेशो आ गया। अरे वाह, यानी कि आपने सिर्फ उल्टा करना है। ऊपर तो 1 था इसलिए आसानी हुई, वाह करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आसानी हुई कि ऊपर 1 था। अगर 1 नहीं होगा तो इस टाइप में भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ये बन जाता है, जैसे कि मान के चलो 2/3 ए दे दिया, बराबर दे दिया मैंने 3/5 बी दे दिया मैंने, बराबर मैंने दे दिया 1/3 सी दे दिया। चलो अब बताओ अब कैसे करोगे इसको? तो अब ये नेक्स्ट टाइप हो गया, अब इसमें कैसे दिमाग लगाओगे भाई बताओ जरा? लगाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, सेम पहला काम क्या करेंगे, उल्टा करके पटक दीजिए। इसको उल्टा कर दो यानी कि 3/2, इसको उल्टा कर दो यानी कि 5/3, इसको उल्टा कर दो यानी कि 3। अब इसका रेशो निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, एलसीएम 6 आ गया, 2 का भाग देंगे 3 3 9, यानी कि ए का रेशो आ रहा है 9, 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6 यानी कि 10, और यहाँ तो 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जानते हैं कि आपको 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो 9 10 18 कितना आएगा, 9 10 18, 9 10 18। क्लियर हो रहा है? तो देखो हमेशा आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन एग्जामिनर कब टफ बना सकता है। ऐसे बना सकता है, पता है गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं बस। उल्टा लेकर एलसीएम, अगर आगे मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन दे रखा हो तो, अगर ऊपर 1 था तो मैंने डायरेक्टली उल्टा ले लिया क्योंकि नीचे तो सबके 1 है ना, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ दे रखा था। क्लियर है? अब क्वेश्चन बना लेगा अपनी मर्जी से कि भैया सी का प्रॉफिट आपको दे रखा है, सी का प्रॉफिट दे रखा है 54,000, तो ए और बी, ए बी से कितना कम है, ए बी से कितना कम है, ए का प्रॉफिट बी के प्रॉफिट से कितना कम है, निकालो निकालो दिमाग। और मैं बता रहा हूं हमेशा एक सोर्स को फॉलो करना, ये नहीं है कि आप इस जगह भी पढ़ रहे हो इस जगह भी पढ़ रहे हो, सारे कंसेप्ट मिट जाते हैं स्टूडेंट के। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज तब होता है जब वो 1000 सोर्स फॉलो करता है। एक सोर्स फॉलो करो, भरोसा रखो और तैयारी करो, सिलेक्शन लो, जिससे कि मैं भी आपकी ताकत बन सकूं और आप मेरी ताकत बन सको। यही तरीका है टीचिंग का भी और यही तरीका है लर्निंग का भी। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
54,000 है तो यहाँ पर मैं कह दूँ 18:1 रेशो बराबर 3,000, और यही तो बोला गया है। कितना कम है? 1 कम है, तो 1 रेशो बराबर आंसर आ जाएगा 3,000। बस हो गया। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी है ना, अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुए, होमवर्क भी दूंगा जिससे कि आपको मैं चीजें और बता सकूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अब ऐसे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो दिमाग खराब करते हैं बच्चों का एग्जाम में। जैसे कि इस तरह की लैंग्वेज आ जाती है, इस तरह की लैंग्वेज आ जाती है कि ए का इन्वेस्टमेंट बी और सी के इन्वेस्टमेंट का 2/3 है। ए का इन्वेस्टमेंट बी और सी के इन्वेस्टमेंट का 2/3 है। ए और बी का इन्वेस्टमेंट सी के इन्वेस्टमेंट का दुगना है। तो आप मुझे बताइए ए बी सी का रेशो बता दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशो तो आपको आना चाहिए ना। ये लैंग्वेज पार्टनरशिप में आती है, ये भी अलग टाइप है। कैपिटल इस तरह से अगर इन्वेस्ट किया गया हो तो ए बी सी का रेशो कैसे निकालोगे? तो ये अगला टाइप है। शानदार तरीका बताने वाला हूँ, शानदार तरीका, मजा आएगा, देखना है ना, बहुत सारी चीजें सीखोगे आप। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं सर कैसे सॉल्व करें? आज देखना अल्टीमेट तरीका। प्लीज कीप क्वाइट एंड फोकस ऑन योर बोर्ड। देखिए, मैं आपके सामने ए और बी प्लस सी का रेशो लिखना चाहूं तो क्या आप 2/3 लिख देंगे? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? और मैं अगर ए प्लस बी अपॉन सी लिखना चाहूं तो क्या आप 2:1 लिख देंगे? कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताइए, आप सभी स्टूडेंट से मैं पूछना चाहता हूं, सभी के सभी स्टूडेंट से, अरे भाई साहब रेशो चाहे कुछ भी हो लेकिन ए बी सी और ए बी सी तो बराबर होने चाहिए ना। अगर इन दोनों में रिलेशन निकालना है तो ए बी सी ऊपर नीचे का योग, ए बी सी ऊपर नीचे का योग बराबर होने चाहिए। यहां तो सम आ रहा है 5 और यहां सम आ रहा है 3, तो बस एक काम ही तो करना है, बराबर कर दो। बराबर करने के लिए इस रेशो में मुझे ऊपर नीचे 3 का गुणा करना पड़ेगा, इस रेशो में मुझे 5 का गुणा करना पड़ेगा। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अब इस रेशो में मुझे 3 का गुणा क्यों करना पड़ा? क्योंकि 15 बनाना था। भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ए बी सी का मान तो बराबर होना चाहिए ना, तो बराबर था ही नहीं तो मैंने बराबर कर दिया। इसको मैंने 15 बना दिया, उसको भी 15 बना दिया। उसको 15 बनाने के लिए 5 का गुणा करना था दोनों ऊपर नीचे, और इसको 15 बनाने के लिए क्या करना था? 3 का गुणा करना था ऊपर नीचे। तो ए कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा अब 2 × 3 6। बी प्लस सी कितना आ जाएगा? बी प्लस सी आ जाएगा 3 × 3 9। ए सी कितना आ जाएगा? यहां से सी आ जाएगा आपका 5। तो आप देख लीजिए, जब ए बराबर 6 है, सी बराबर 5 है, तो बी बराबर 4 आ गया। बी बराबर 4 आ गया, यानी कि अब आपका रेशो कितना आ गया? 6 4 और 5। 6 4 और 5। 5 का क्यों किया भाई? तभी तो 15 बन पाएगा ना। सम ऑफ रेशो ए बी सी बराबर होना चाहिए था। वो 3 रेशो था, ये 5 रेशो था। बराबर क्या होगा? 15 ही तो होगा। इसको 15 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और उसको 15 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तभी तो सॉल्व कर पाऊंगा। चलो अभी नहीं आया, क्लियर? अगला क्वेश्चन दूं, आप करके बताओगे? अगला क्वेश्चन देता हूं, फिर आपको टाइम वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, खूबसूरत प्रश्न, खूबसूरत विद्यार्थियों के लिए। बी की पूंजी ए प्लस सी की पूंजी का 3/5 है और सी की पूंजी 5/7 है ए प्लस बी की पूंजी का। चलिए कॉन्सेप्ट देखिए, जल्दी से करिएगा, मजा आएगा। कम ऑन गाइस, ए बी सी का इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालिए। ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालिए। यहीं तो पिक्चर अटक जाती है स्टूडेंट की, मानो या मत मानो आप, कि आपको ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालना पड़ता है। बस क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गया, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आना चाहिए। चलिए देखो भैया, कुछ भी नहीं है, खामोखा की बस बेवकूफ़ी बना रखी है कि b अपॉन ए प्लस सी आपको दे रखा है कितना? 3/5। c अपॉन ए प्लस बी आपको मैंने निकाल दिया, कितना दे रखा है? 5/7। अब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ सम ऑफ रेशो 8 आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है। अब मुझे बराबर होना चाहिए ना भाई, ए बी सी तो नियम के अनुसार बराबर होना चाहिए। यहाँ 8 आ रहा है, 3 और 5, और यहाँ 12 आ रहा है, तो बराबर कैसे करूंगा? इस रेशो को तो मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा।
यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, a प्लस सी कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3 15, और c कितना आ जाएगा 10। अब आप देख लीजिए a b बराबर 9 है, c बराबर 10 रखेंगे तो a बराबर हो गया आपका 5, यानी कि आपका जो रेशो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5:9:10। सबका यही आ रहा है क्या, मैं आंसर देखने जा रहा हूँ, 5:9:10। वेल डन दोस्तों, वेरी गुड। आज क्लियर हो गया। अब ये रेशो में भी काम आता है भाई साहब, रेशो में भी काम आता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर टाइम आ जाए तो क्या करेंगे। यानी कि अभी तक तो इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट चल रहा था, वही रेशो में बट रहा था। क्या ऐसा हमेशा होगा क्या, यानी कि कोई भी पार्टनरशिप में ए और बी पार्टनर हैं, इसने 4,000 रुपये लगाए, इसने 5,000 रुपये लगाए इन्वेस्टमेंट, और इसने जो टाइम लगाया, इसने लगाया 3 साल के लिए और इसने लगाया 1 साल के लिए। तो जब बिजनेस की बात की गई तो किसी ने पूछा कि भैया अब बताओ आप किस रेशो में बांटोगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो पूंजी के अनुपात में बांटते आए हैं, यानी कि कैपिटल के रेशो में बांटते आए हैं आज तक। तो ए बोला वाह भाई वाह, क्या मैं बेवकूफ़ दिख रहा हूँ आपको। बोले कि क्यों भाई साहब ऐसा क्या हो गया। बोले 3 साल काम किया है, 3 साल, इसने 1 साल काम किया है, तो ऐसे कैसे आप पूंजी के अनुपात में बांट दोगे। आप पूरा लो, मेरा टाइम भी लो ना, मैंने टाइम उस ज़्यादा टाइम भी तो काम किया है। तो बोला कि हाँ भाई बात तो ठीक है। तभी से जब टाइम अगर अलग अलग आ जाता है तो आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ जानी चाहिए, जो आपका प्रॉफिट का रेशो होगा वो आपके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो के बराबर होगा। यानी कि पहले तो रेशो बना लीजिए, 4×3 12 और 5×1 5, यानी कि आपका ये बहुत ही शानदार एक नियम निकल कर आता है, एक फॉर्मूला बनकर आता है, और जो आपके बहुत काम आने वाला है। यानी कि अगर आप प्रॉफिट का रेशो निकालना चाहते हो तो आप उसकी कैपिटल, जो भी बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसको कैपिटल भी बोल सकते हैं, पूंजी यानी कि निवेश भी बोल सकते हैं, और कितने समय के लिए किया है, ये टाइम क्या है, वह समय जिसमें उसने काम किया है। ये नहीं है कि 2 महीने बाद आ रहा है तो भी आप 1 साल ले रहे हो, जिसमें उसने काम किया है, यानी कि काम करने वाला, वह समय जिसमें उसने काम किया है। यानी कि जो लाभ होगा आपका, जो आपका प्रॉफिट होगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होगा। ये निश्चित है, ये हमेशा रहता है, ठीक है। अब इस पे मैं और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको, तो चलो डिस्कस करते हैं हर एक चीज़ को, ठीक है ना। फिर आप क्वेश्चन बना के लाओगे, गारंटी से बोलता हूँ। बस छोटा सा समय लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन इसमें क्या लॉजिक है सर, लॉजिक बताता हूँ शानदार वाला। और है ना, अपना समय वेस्ट ना करना। अगर आपने आज पढ़ लिया है तो आज आप इसके क्वेश्चन लगाना, फालतू के टाइम वेस्ट करोगे, डिस्ट्रैक्शन होता है। आपको अपनी फोकस करना है अपनी प्रिपरेशन पे, तो आप उतना ही पढ़ो जितनी की आप तैयारी कर सको। इतना मत पढ़ो कि आपकी सारी चीज़ें छूट जाएं। मेरी बात समझ में आ रही है। धीरे धीरे चीज़ों को और अच्छा बनाते जाओ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर मान के चलिए मैं आपसे कह देता हूँ कि अगर मुझे प्रॉफिट का रेशो पता है और इन्वेस्टमेंट पता है, तो क्या मैं टाइम का निकाल सकता हूँ क्या? हाँ या ना बोलो। जी बिल्कुल निकाल सकते हो सर, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मुझे टाइम का रेशो निकालना है तो वो प्रॉफिट का रेशो अपॉन इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है। बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी से बताओ। अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो मैं प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट करूँगा, टाइम निकालना होगा तो प्रॉफिट और अपॉन इन्वेस्टमेंट करूँगा। चीज़ें क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? चलिए अब बात है नोट्स की, कि नोट्स कैसे बनाएंगे और हम इन चीज़ों को कैसे लिखेंगे। ये एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब यहां टाइम क्या होगा सर? व्हाट इज द मीन ऑफ टाइम?
मैंने बताया कि टाइम वही होगा जितने भी टाइम उसने काम किया है। ये नहीं कि बताता हूं, अभी इसका एग्जांपल देता हूं, है ना, जितने भी टाइम उसने काम किया है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस है 15 महीने के लिए चला, यानी कि बिजनेस का जो टाइम टेन्योर है वो कितना है, 15 महीने है। कोई बिजनेस है वो 15 महीने के लिए चला, यानी कि कोई व्यापार है वो 15 महीने के लिए चला, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि जो ए है ना, ए और बी दो व्यापारी हैं जो कि पार्टनर है, बहुत ही लॉजिकल चीज़ें बता रहा हूँ। एक्टिव यूज़र भी बताओ, मैं बिल्कुल बताऊँगा, चिंता ना करो, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, लेकिन अभी मैं इस पे डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत प्यारी चीज़ है। आप अगर इस चीज़ को समझ लोगे ना तो ज़िंदगी में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। समझना मेरी बात को, मेरी बात पे गौर करना और गौर फरमाना। ए और बी दो पार्टनर हैं, व्यापार 15 महीने तक चल रहा है। मैंने आपसे ये कहा कि बी 6 महीने बाद आता है, 6 महीने बाद व्यापार में आता है। अभी मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, ओनली टाइम की बात कर रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कि इसका कितना टाइम तक लगेगा और इसका कितने टाइम तक लगेगा। सोच समझ के बताना, मुझे कोई ऐसा वैसा आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऑथेंटिक आंसर। और कहां आप गलती करती हो वो मैं बताऊंगा, कहां आप गलती करते हो। एग्जैक्टली राहुल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि सर आपने अभी बस मुझसे ये बोला है, एग्जाम में क्वेश्चन में भी आपको यही लिखा आएगा केवल और केवल कि बी 6 महीने बाद व्यापार में आता है। यानी कि अगर 6 महीने बाद आता है और 15 महीने तक व्यापार चला है, अगर छोड़ के ना गया हो तो लास्ट तक दोनों साथ में होने चाहिए, तो इसने 9 महीने काम किया होगा। तो ए ने कितना किया होगा? अगर किसी व्यापारी के बारे में, किसी पार्टनर के बारे में अगर स्पेशली आपको कुछ बोला ना जाए, किसी पार्टनर के बारे में स्पेशली कुछ बोला ना जाए, तो वो पूरा का पूरा व्यापार में इन्वॉल्व होता है। यानी कि शुरू के 1 दिन से लेकर व्यापार खत्म होने तक इन्वॉल्व होता है। आपको बोलेगा नहीं कि ए पूरे दिन पूरा काम किया है, लेकिन आपको हमेशा ये मानना है। ध्यान रखना, समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये आपने अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखा होगा। ये छोटी सी बात है, एक नए स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि जो ए है ना, ए बोलेगा नहीं प्रश्न में कि ए ने तो पूरा काम किया, ऐसे नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि बी 6 महीने बाद आया, ए ने व्यापार स्टार्ट किया। तो ए शुरू से लेकर एंड तक रहा है, तो ए का टाइम 15 मंथ लेना ही पड़ेगा, जब तक कुछ बोला ना जाए, जब तक कुछ बोला ना जाए। बात समझ में आ रही है? मेरी चीज को क्लियर कर पा रहे हो? चलो इस पे एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उससे आप क्लियर कर लोगे, उसके बाद फिर होमवर्क करके लाना। ए ने 60,000 रुपए का कैपिटल लगाया, बी ने 45,000 रुपए का कैपिटल लगाया। 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ सी 75,000 रुपए लगाकर, आफ्टर 6 मंथ सी 75K रुपए लगाकर बिजनेस में आ गया। उसके 2 महीने बाद, एंड आफ्टर 2 मंथ, उसके 2 महीने बाद क्या हुआ? बी ने उसका कैपिटल निकाल लिया, यानी कि विड्रॉ कर लिया, यानी कि बी हट गया व्यापार से। ठीक है। एंड ऑफ द ईयर, यानी कि वर्ष के अंत में, एंड ऑफ द ईयर ए को
बी से 8,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो टोटल प्रॉफिट बताओ। बताइए, टोटल प्रॉफिट बताइए, मज़ा आएगा। चलो, क्वेश्चन को मैंने लिख दिया, अब आपको करना है, अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि शानदार चीज़ें बता रहा हूँ आपको, मज़ा आएगा गाइस। ज़रूरी है समझना, आपकी बातों को समझना ज़रूरी है, आपको चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो मैंने आपसे जो कहा वो एक एक लाइन पढ़ के दोबारा से बताता हूँ कि ए और बी व्यापार में शुरू में थे, 6 महीने बाद सी भाई साहब आए। यानी कि क्या मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले इनकी पूंजी लगा लो। आप सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आप तीनों का कैपिटल लगाओगे। भाई इन्होंने कितना कितना पैसा लगाया है, तो मैंने देखा ए ने 60,000 रुपये लगाया, बी ने 45,000 रुपये लगाया और सी ने 75,000 रुपये लगाया। कोई परेशानी? कोई परेशानी? 10-5 मिनट और, ठीक है। कोई परेशानी भाई नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को अब कैसे कराएंगे? अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आफ्टर 6 मंथ 6 सी आ गया, आफ्टर 6 महीने बाद। तो आप मुझे बताओ कि अगर एक एक चीज़ बताना, एक एक चीज़, ये 6 महीने बाद आया और एंड ऑफ द ईयर लिखा हुआ है, यानी कि 1 साल की ही बात की गई है। ध्यान रखना, एंड ऑफ द ईयर लिखा हुआ है यानी कि 1 साल की बात की गई है। तो मुझे अब एक एक करके बताना, ये तो इन्वेस्टमेंट है, इसने कितने महीने लगाया, इसने कितने महीने लगाया, इसने कितने महीने लगाया, बोलो बताओ, आराम से बताओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर, जल्दी से बताओ। इसने कितने महीने पैसा लगाया, इसने कितने महीने लगाया, इसने कितने महीने लगाया, एक एक चीज़ को बताना, क्योंकि चीज़ें समझ लाओगे ना तो कोई टेंशन ही नहीं आएगी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ए के बारे में कुछ बोला गया है क्या? नहीं बोला गया, यानी कि ए ने पूरा का पूरे 12 महीने तक पैसा लगाया है। ए ने पूरे 12 महीने तक पैसा लगाया हुआ है, क्योंकि ए के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। बी ने 6 महीने बाद सी आया, उसके 2 महीने बाद बी ने छोड़ दिया, यानी कि बी ने 8 महीने तक काम किया होगा, क्योंकि 2 महीने बाद छोड़ा है ना, 6 महीने के 2 महीने बाद छोड़ा है, यानी कि 8 महीने तक काम किया होगा, है ना, काम किया होगा ना। और इसका क्या होगा, ये इसने 6 महीने तक काम किया है बस। क्योंकि 6 महीने तक क्यों किया इसने, क्योंकि 6 महीने बाद आया है, 6 महीने बाद सी आया था, तो 6 महीने तक ही तो काम करेगा 12 महीने में से। काम हो गया आसान। अब इसके रेशो बना लीजिए, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 15 5 75। काटा पीटी करना आप जानते हैं, काट लीजिए, मैं और काट लेता हूँ। जैसे कि मैंने देखा, बस 6 से काट ले, 2 से काटा मैंने इसको, अरे यार, ठीक है ना। यहाँ कितना था, 6 था, तो 15 5 75 मैंने काटा 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 6 की 12। 3 से काट सकते हैं, 3 3 और 2, तो कितना आया, 8। और कुछ हो रहा है क्या, जल्दी से आप देख लीजिए, 8:4:5, 8:4:5 आ रहा है, 8:4:5 आ रहा है, 8:4:5 आ रहा है। चीज़ें क्लियर है, 8:4:5 आ रहा है। अब मुझसे क्या बोला गया था, ए को बी से 8,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ, ए को बी से कितना ज़्यादा मिल रहा है? अरे यही तो प्रॉफिट का रेशो है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, दैट इज द रेशो ऑफ प्रॉफिट। ए को बी से 8,000 रुपये ज़्यादा, यानी कि 4 रेशो बराबर आपका 8,000 है, तो 1 रेशो बराबर आपका 2,000 होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 17 × 2 34,000। सबका आंसर आ रहा है क्या मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है क्या? मज़ा आया क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या कि टाइम कैसे आप लगाओगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? अच्छा लग रहा है तो जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइक कर दें, जल्दी से। आपको मैं पूरी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा और नेक्स्ट सेशन में पूरे सॉल्व करवाऊंगा। ध्यान रखना, हर एक सेशन अटेंड करना है, हर एक सेशन। वो अगले थर्सडे या अगले सैटरडे या संडे को होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ये ध्यान रखना, अपने जहन में बैठा लेना इस बात को।
अगर आप मेरे साथ रेगुलर हो तो मेरी 11 बजे वाली क्लास और 12:30 बजे क्लास भी लेना मत भूलना, उससे भी आप बहुत कुछ सीखोगे। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। साथ के साथ ये मेरा बैच आ रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो 15 नवंबर को। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि जब अंत समय में करोगे ना तो दिक्कत आ सकती है कि आप पहली क्लास ना ले पाओ। तो वाईफाई एसएससी आप रेफरल कोड लगाना और उसको ज्वाइन कर लेना। और हाँ, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को मत खोना। ये होमवर्क के क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, आराम से दिखा दूँ एक बार तो आप ध्यान देख सकते हो। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए, बहुत होते हैं। इसमें मैंने मेंस तक के क्वेश्चन भी आपके ले लिए हैं, मेंस तक के क्वेश्चन भी आपके ले लिए हैं। चीज़ें और पार्टनरशिप को एक्टिव पार्टनर भी मुझे पढ़ाना है अभी, तो अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, एक्टिव पार्टनर भी पढ़ाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, पहले तो सेशन को आप लाइक कर दीजिए दिल से। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप लविंग, फोकस ऑन योर गोल, नथिंग एल्स। लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ एक विकल्प को चुनो। 2 नाव में सवार करने से कभी भी कश्ती पार नहीं लगती। मेरी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। और आपको मैं बहुत अच्छे से और बहुत सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ, ये आप दिल से समझ सकते हैं। टेंशन ना लीजिए, आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एसएससी की पूरी तैयारी करनी है, यानी कि इंडिया के जितने भी एग्जाम हैं, मैं शुरू से बैच लेके आ रहा हूं आपके लिए। सभी फैकल्टी लेके आ रही हैं, जहां पर वाईफाई एसएससी आपको रेफरल कोड लगाना है अनअकैडमी पर। मैं, भुवनेश सर, दीपक सर, हर्ष सर, ये पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे, यानी कि कंप्लीट पैकेज आपके लिए है। तो इसको ज्वाइन कर लेना। वाईफाई एसएससी लगाना है, जिससे कि आप सभी एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर सको। कैसे लेना है आप जानते हैं, ये हमारा सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इसमें कैसे लेना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर यहाँ वाईफाई एसएससी लिख देना, WIFI SSC। अप्लाई करोगे ना तो 6,000 रुपये आ रहे हैं। जैसे कि मैंने 1 साल का सेलेक्ट किया था, तो 1 साल का ज़रूरी है, जिससे कि पूरी तैयारी करो बेधड़क होकर। तो रेफरल कोड अप्लाई लिखा आएगा तो वो 5400 हो जाएंगे अपने आप वाईफाई एसएससी लगाने से। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे है ना टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी मैं इस क्लास की PDF डाल दूंगा। इसकी PDF आपको वहाँ भी मिल जाएगी, है ना, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। साथ के साथ में आपको ये PDF कहाँ मिलेगी, वाईफाई स्टडी ऐप पर, वाईफाई स्टडी ऐप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। मैं अभी इसकी PDF डाल लेता हूँ, है ना। तो आप मुझे टेलीग्राम मैथ बाई साहिल सर पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप ये चैनल नोट कर लें और यही लिंक का होना चाहिए। बहुत सारे फेक चैनल्स भी हैं जो आपको परेशान करेंगे, लेकिन आप प्योर चैनल पर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल। खुश रहिए, प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए। अच्छा लगा है दिल से लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट जो भी अभी देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए मेरे साथ दिल से जुड़े रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।